ओके, तो देख लेते हैं हाउ इज़ द मोनोकोरियनिक डायग्नोसिस प्रीनेटली एंड व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द प्रीनेटल ultrasound chorionicity allocation. All the women with the twin pregnancy should be offered an ultrasound examination between the 11 to 14 week. ठीक है, तो जो भी ट्विन प्रेगनेंसी हैं उनमें फिर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड कब तक करवाना है, 11 टू 14 वीक्स तक करवाना है। ठीक है, और उस वक्त क्राउन लेंथ कितनी होनी चाहिए, 45 टू 84 टू असेस द फीटल। क्या क्या देखेंगे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में? आप फीटल वायबिलिटी देखेंगे, जेस्टेशनल एज देखेंगे और डेटिंग द प्रेगनेंसी टू एलोकेट द कोरोनिसिटी एंड इट इज़ आल्सो एक्सक्लूड द मेजर कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं जैसे एनएन कैफ है और बाकी भी एनॉमलीज होती हैं जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोरियोनिसिटी और अमीनोसिटी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज करनी है। कैसे आप कोरियोनिसिटी डायग्नोज करेंगे? आप देखेंगे नंबर ऑफ प्लेसेंटा कितने हैं, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ द इंटरट्विन मेम्ब्रेन अटैचमेंट टू द प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन थिकनेस। ठीक है, इन तीनों की बेसिस पे आप कोरियोनिसिटी डायग्नोज करते हैं। दिस स्कैन इज़ द बेस्ट परफॉर्म बिफोर दी बेटर। यही है कोरियोनिसिटी के लिए, यही बेटर है कि आप 14 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले परफॉर्म करें। ओके, अच्छा, अगर आप कोरियोनिसिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना अल्ट्रासाउंड पे, तो बेटर यही कि आप फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रख लें ताकि आप सेकंड ओपिनियन ले लें किसी सीनियर और सोनोलॉजिस्ट से। ठीक है, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसको रेफ़र कर दें एफएमयू में, वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड करें किसी स्पेशलिस्ट से। ठीक है, बेटर यही है कि आप कोरियोनिसिटी बेस्ट डिटरमाइन बिफोर दी 14 वीक ऑफ द जेस्टेशन। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर आप उसको ट्रीट करेंगे एज अ मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अच्छा, आपने जब डायग्नोज हो गई, ठीक है, पेशेंट के मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है, तो आपने उसको बताना है कि इसमें हायर फीटल लॉस होता है, मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, न्यूनेटल स्टिल बर्थ का भी रिस्क ज़्यादा होता है देन दी डायकोरियोनिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और इसमें ओवरऑल न्यूरो डेवलपमेंटल मॉर्बिडिटी का रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने काउंसलिंग के दौरान ही पेशेंट को बताना है। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास पेशेंट आई, हमने बुक किया, काउंसिल किया, अल्ट्रासाउंड किया। ठीक है, तो उसके बाद आप कौन सी स्क्रीनिंग करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में? ठीक है, सबसे पहले तो जब अल्ट्रासाउंड करेंगे ना 11 टू 14 वीक्स के दरमियान, तब आप नकल ट्रांसल्यूसेंसी देखेंगे, अलॉन्ग विद आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग उसकी नहीं हो पाई तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, क्वाड्रपल टेस्ट भी कर सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, अच्छा, जो न्यू चेंजेस आई हैं 2024 में वो ये हैं कि पहले हम एनआईपीटी नहीं करते थे ना ट्विन प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ द फॉल्स रिजल्ट। डाइक्यूरेनिक में करते थे, मोनोक्यूरेनिक में नहीं करते थे। अब ये है कि आप मोनोक्यूरेनिक में भी कर सकते हैं टू डिटेक्ट दी ट्राइसोमीज, दैट इज C13 18 और 21। उसको डिटेक्ट करने के लिए आप NIPT कर सकते हैं। ठीक है, वो आप 10 वीक्स के बाद ही करते हैं। तो ये न्यू रिकमेंडेशन है कि आप NIPT कर सकते हैं, बट ये NIPT जो टेस्ट है वो सेकंड लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इट इज़ नॉट अ फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले आप कंबाइंड टेस्ट करेंगे और फिर अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर आप NIPT कर सकते हैं। अगर कंबाइंड टेस्ट में इंटरमीडिएट या लो रिस्क आता है तो फिर आप इंटरमीडिएट रिस्क आता है तो फिर आप NIPT करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने अल्ट्रासाउंड पर नकल ट्रांसल्यूसेंसी देखी, कंबाइंड टेस्ट की, NIPT की, अगर वो मिस हो गई तो आप कार्डबल टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ कि आगे आप क्या करेंगे, तो आप बाकी जो स्ट्रक्चरल एनॉमलीज़ हैं वो आप एनॉमली स्कैन पर डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, एनॉमली स्कैन आप कब करवाएंगे? 18 टू 20 प्लस 6 वीक्स तक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर आप फीटल हार्ट एनाटॉमी देखेंगे एज ए रिकमेंडेड इन द फीटल एनॉमली स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑफ द सिंगल टोन फीटस। ठीक है, जैसे आप उसमें करते हैं सिंगल टोन में, वैसे ही आप ट्विन में भी करेंगे। अच्छा, अब आ जाएँ कि आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गई, सेकंड ट्राइमेस्टर हो गई। ठीक है, तो आप मोनोक्यूरेनिक में अल्ट्रासाउंड जैसे करेंगे ना, तो देखिए मोनोक्यूरेनिक ट्विन प्रेगनेंसी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, क्योंकि इनमें फिर TTA स्टेप्स FGR इनका रिस्क ज़्यादा होता है। तो फिर इनमें आप अर्ली अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन करेंगे
ताकि आप अर्ली इन एबनॉर्मलिटीज़ को, इन कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आपने मोनोक्यूरेनिक प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है वो 16 वीक से स्टार्ट कर देनी है। आपने हर 2 वीकली करनी है। 16 वीक से आप स्टार्ट करेंगे, फिर हर 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, क्या क्या देखना है आपको अल्ट्रासाउंड में? आपने लाइकर देखना है और डीवीपी मतलब डीपेस्ट वर्टिकल पूल वो आपने देखना है। फीटल ग्रोथ देखनी होती है आपने। उसके अलावा आप अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी आप 16 वीक से स्टार्ट करेंगे, और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर है वो आप स्टार्ट करेंगे 20 वीक से। ये आपने सारे 2 वीकली करने हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी में भी एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, या आपको वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं मिलती, तो आप स्क्रीनिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको आप इंक्रीज़ कर दें। आप 2 वीकली कर रहे हैं तो फिर आप वीकली करें। ओके, तो 16 वीक से आपने फीटल बायोमेट्री भी करनी है, उसमें आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट भी देखना है, और फिर आप 2 वीकली आप करेंगे ताकि आप एसजीआर को भी डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, ओके, तो अब हमने क्या पढ़ा कि हम मोनोक्यूरेनिक ट्विन प्रेगनेंसी में एनॉमली स्कैन करेंगे। उसके बाद 16 वीक से हमने अल्ट्रासाउंड स्कैन करनी है। सीरियल ग्रोथ स्कैन फॉर द फीटल बायोमेट्री हमने 16 वीक से करनी है, 2 वीकली हम करेंगे। ठीक है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर जो है वो हम 20 वीक से करेंगे, वो भी हम 2 वीकली करेंगे। उसके अलावा हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी 16 वीक से करेंगे, वो भी हम 2 वीकली करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाएंगे ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उसको डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये डेवलप ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम वैसे ही मोनोक्यूरेनिक में 16 वीक से हम ऑनवर्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, 16 वीक से हम कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ। तो हमने उसमें डीप वर्टिकल पूल देखनी होती है। हम मेक श्योर करें कि फीटल ब्लैडर इज़ विजिबल। अगर हमें डिफरेंस मिलता है डीप वर्टिकल पूल का मोर देन दी 4 सेंटीमीटर, तो हमने डायग्नोज करना है या सस्पेक्ट करना है कि इसको टीटीएस हो सकता है। ठीक है, अगर जब भी हम सस्पेक्ट करें टीटीएस को, तो फिर हम अपनी अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी को, हम अपनी मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, पहले हम 2 वीकली कर रहे थे, अब हम वीकली करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमने पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी है कि अगर आपको एब्डोमिनल साइज़ आपको महसूस हो कि सडनली इंक्रीज़ हो गई है, बच्चे की हरकत आपको महसूस ना हो, या आपको सांस लेने में मसला हो, तो आपने इमीडिएटली टर्शरी केयर सेंटर में आना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ कि आप हमने टीटीएस की तो पढ़ ली कि मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे। अब हम टेप्स की कैसे करेंगे, उसकी भी हम ऐसे ही करेंगे कि हमने एमसीए डॉपलर करना है फ्रॉम दी 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन, हर मोनोक्यूरेनिक प्रेगनेंसी में करना है, और 2 वीकली हम करेंगे। अच्छा, मोस्टली जो टेप्स होता है ना, वो जब हम टीटीएस का ट्रीटमेंट करते हैं ना, फीटल लेज़र एब्लेशन, उसके ट्रीटमेंट के बाद ही होता है टेप्स, मोस्ट कॉमन उसमें होता है। तो हमने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, हम एमसीए डॉपलर करेंगे। उस पर हमें क्या मिलेगा, पीक वेलोसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी अगर टेप्स होगा तो। ठीक है, टेप्स मींस ट्विन एनीमिया पॉलीसेथीमिया सीक्वेंस। ठीक है, तो अब जो न्यू टेक्निक है हम इस गाइडलाइन में पढ़ेंगे कि आप फीटल लेजर एब्लेशन के लिए सोलोमन टेक्निक यूज़ करें। उससे ये होगा कि टैप्स का रिस्क कम हो गया, मतलब पहले 13% था, अब 3% हो गया आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। अच्छा, उसके अलावा आप एसजीआर के लिए भी स्क्रीनिंग करेंगे, वो भी अब 16 वीक से करेंगे। ठीक है, 2 वीकली आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट देखना है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप जो लार्जेस्ट ट्वीन होगा उसको माइनस करेंगे स्मॉलर ट्वीन के एस्टिमेटेड फीटल वेट से, फिर उसको डिवाइड करेंगे लार्ज ट्वीन एस्टिमेटेड फीटल वेट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस ये आप थोड़ा सा देख लें। अच्छा, उसके अलावा लाइकर वॉल्यूम देखेंगे आप, और उसको आप मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें इसको फ्राम दी ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम। डायग्नोस आप तब करेंगे जब आपको 2 ट्विन्स के बीच में डिफरेंस मिले एस्टिमेटेड फीटल वेट का मोर देन दी 20%। ठीक है, या तो एस्टिमेटेड फीटल वेट या तो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। ओके, तो अच्छा, जब हमें एस्टिमेटेड फीटल वेट 20 का डिफरेंस 20% से ज़्यादा मिले, तो ये प्रेगनेंसीज हाई रिस्क हो जाती हैं, इनमें फिर पेरीनेटल रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन प्रेगनेंसीज़ में हमने क्या करना है, हमने वीकली अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है,
और अगर कोई भी मोनोक्यूरेनिक प्रेगनेंसी जिसमें FGR डायग्नोस हो जाता है, इट मीन्स कि एस्टिमेटेड फीटल वेट आपका लेस देन दी 3rd सेंटाइल है, या तो फिर 2 ऑफ द फॉलोइंग अमोंग 3, मतलब या तो फिर एस्टिमेटेड फीटल वेट का जो डिफरेंस है वो 25% से ज़्यादा है, या लेस देन दी 10th सेंटाइल है, या तो आपका अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल है, उसकी जो पल्सोलैटरल इंडेक्स है वो 95th सेंटाइल से ज़्यादा है। अगर इन तीनों में से आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो आप डायग्नोज करेंगे कि ये SGR है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको FMU में भेजना है और इनकी फिर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर मॉनिटरिंग होगी इन पेशेंट्स की। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल हो जिसमें पल्सोलैटरल इंडेक्स 95th सेंटाइल से ज़्यादा हो, बट अगर उसमें आ जाए कि रिवर्स या इनडायस्टोलिक फ्लो है, ठीक है, या तो फिर आपको साइक्लिक अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेव फॉर्म मिले, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, इंटरमीडिएट एब्सेंट रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी और इंक्रीज रिस्क ऑफ द पेरिनेटल मॉर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि इन बच्चों में टेप्स का रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम इनमें MCA डॉपलर भी करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आप आ जाएं कि आप इनको मैनेज कैसे करेंगे ना, 2x2 ट्रांसमिशन सिंड्रोम को आपने कैसे मैनेजमेंट करनी है इनकी। सबसे पहले ये है कि आपने इसको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेंट्रो सिस्टम, जिसमें स्टेज फर्स्ट में आपको एनीमिया एनीमिया और ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमिनोस मिलेगा और ब्लैडर विजिबल होगा। स्टेज 2 में हमें ब्लैडर विजिबल नहीं होगा डोनर ट्वीन का, और स्टेज 3 में हमें क्या मिलेगा, एबनॉर्मल डॉपलर मिलेगा, फिर हाइड्रोप्स मिलेगा। स्टेज 5 में हमें एक ट्वीन की डेथ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी सिस्टम के थ्रू आपने इसको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू दी स्टेज वाइज, और उसके अलावा आपने इन पेशेंट्स में अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर की मॉनिटरिंग करनी होती है, MCA डॉपलर भी करना होता है, और डक्टस वेनोसिस डॉपलर स्टडीज़ भी करनी होती है, और आपने हर विज़िट पे ये डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने इनको FMU में रेफ़र करना होता है, और अगर जेस्टेशनल एज 26 वीक से कम है तो फिर आपने फीटोस्कोपिक लेज़र एब्लेशन करनी है रेदर देन दी अमीनो रिडक्शन और सेप्टोसोमी। अगर 26 के बाद आती है तो फिर आप उसको इंडिविजुअलाइज बेसिस पे करेंगे। आप लेज़र एब्लेशन भी कर सकते हैं, अमीनो रिडक्शन भी कर सकते हैं, सेप्टोसोमी भी कर सकते हैं। अब जो न्यू गाइडलाइन जो अपडेट हुई है ना अभी, मतलब 2025, उसमें यह है कि आप सोलमोन टेक्निक के थ्रू लेज़र एब्लेशन करें। उससे ये होगा कि आप टेप्स के रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, तो ट्रीटमेंट के बाद आपने 2 वीकली अल्ट्रासाउंड स्कैन करने हैं फॉर दी अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर के लिए और MCA डॉपलर के लिए और डक्टस वेनोसिस डॉपलर के लिए, और उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है और फीटल बायोमेट्री करनी है। और TTS के ट्रीटमेंट से पहले आपने एक्सक्लूड करना है कोई एनॉमलस बेबी तो नहीं है, कोई हार्ट एनॉमली या कोई स्ट्रक्चरल एनॉमली तो नहीं है। ठीक है, तो वो आप पहले एक्सक्लूड करेंगे। और उसके अलावा व्हेन शुड बी द बर्थ ऑफ द मोनोक्यूरेनिक ट्वीन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाय द TTS टेक प्लेस। द बर्थ ऑफ द मोनोक्यूरेनिक ट्वीन प्रेगनेंसी विद द ट्रीटेड, अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसको कब डिलीवर करेंगे, 36 वीक्स तक आप उसको लेके जा सकते हैं, फिर आप डिलीवर करें 36 वीक पे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप 36 वीक से पहले कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो टाइम ऑफ बर्थ ये है कि आप TTS के ट्रीटमेंट के बाद 36 वीक्स तक उसको लेके जा सकते हैं। ओके, तो अब आ जाएं कि आप FGR अगर हो, ठीक है, ट्वीन प्रेगनेंसी में, मोनोक्यूरेनिक ट्वीन में, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। आपने उसकी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करनी है सबसे पहले तो, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर मॉनिटरिंग करनी है, और उसका ट्रीटमेंट यही है कि आप फीटोस्कोपिक लेज़र एब्लेशन कर सकते हैं या आप सिलेक्टिव रिडक्शन भी कर सकते हैं, और आपने अल्ट्रासाउंड हर 2 हफ्ते के बाद रिपीट करने हैं। कौन कौन से अल्ट्रासाउंड आपने करवाने हैं, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करेंगे आप, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, आपने जो फीटल सर्विलेंस करनी है ना फॉर द फीटल बायोमेट्री के लिए, वो आपने 2 वीकली अल्ट्रासाउंड करने हैं, और MCA डॉपलर और उसके अलावा आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर आपने वीकली करने हैं। ठीक है।
और आप इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस। अगर आपको अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल आता है, मतलब टाइप 2 या टाइप 3, मतलब एब्सेंट या रिवर्स आता है, तो फिर आपने डक्टस वेनसिस डॉपलर भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, अगर एबनॉर्मल डक्टस वेनोसिस डॉपलर आता है, या तो फिर आपने सीटीजी पे आपको शॉर्ट टर्म वेरिएशन मिलती हैं, तो आप इनकी बेसिस पे भी टाइम ऑफ बर्थ डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि टाइप 3 इनको सॉरी मतलब 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में ये होता है कि आपका जो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर है उसमें जो पल्सिलेटरी इंडेक्स है वो 95th परसेंटाइल से ज़्यादा आता है। इट मीन्स कि आप समझे कि एबनॉर्मल डॉपलर आता है, तो उसमें आपने जो डिलीवर करना है वो 34 to 35 प्लस 6 वीक्स तक करना है, ठीक है। और टाइप 2 और टाइप 3 में हमें क्या मिलता है? टाइप 2 में हमें एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो मिलता है। इसमें फिर हमें साइक्लिक, वेवी फॉर्म, इंटरमिटेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो एंड या एब्सेंट या रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो मिलता है, ठीक है, 3 में। तो इन दोनों में हमने प्लेन बर्थ करनी होती है 32 वीक ऑफ दी जेस्टेशन पे। और अगर इससे पहले आपका डॉपलर एबनॉर्मल आ जाए या कोई सीटीजी वेरिएशन, आपको शॉर्ट टर्म वेरिएशन मिल जाए सीटीजी पे, तो आप अर्ली बर्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने पेरेंट्स को ज़रूर काउंसिल करना है कि अगर SGR और TTS का हम ट्रीटमेंट कर भी लेना, उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटेबल नहीं होते, इंक्लूडिंग द सडन ट्रांसफ्यूशनल इवेंट, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि रेगुलर मॉनिटरिंग के बाद भी रिस्क है पेरीनेटल आउटकम का, ठीक है, एडवर्स पेरीनेटल आउटकम का फिर भी रिस्क है। अच्छा, आप टेप्स को जब आपने डायग्नोज कर लिया तो आप इसको फिर भेज देंगे FMU में, वहाँ फिर इनके MCA डॉपलर होंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूशन होगी। उसके अलावा अगर एक फीटल डेथ हो जाती है और दूसरा ट्विन अलाइव है, तो फिर आपने कैसे मॉनिटरिंग करनी है? फिर आपने पेशेंट को बताना है कि सेकंड ट्विन में नियोनेटल डेथ का रिस्क हो सकता है 15% और न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ का रिस्क हो सकता है 26%, ठीक है। Okay. After a single fetal death in a monochorionic twin pregnancy, there is a risk of the co-twin demise, prematurity and the neonatal death increase. तो हमने इसको डिलीवर कब करना है? 36 प्लस 6 वीक्स तक हमने डिलीवर करना है। और उसके अलावा हम इसके रेगुलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, और उसमें हम फीटल बायोमेट्री के लिए करेंगे, फीटल ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ वेलोसिटी देखेंगे। और अगर सिंगल ट्विन डेथ हो जाती है ना, तो फिर भी हमने MDT को इन्वॉल्व करना है और इनको असेस करना है, कहाँ पे? FMU में असेस करना है, ठीक है, इनको रेफ़र कर देना है FMU में। अच्छा, और आपने एवरी 4 वीकली फीटल MRI करना है, क्योंकि इनमें फिर सेकंड जो को ट्विन होगा ना, जो लाइफ है, उसमें फिर ब्रेन न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी का रिस्क ज़्यादा होता है। कितना होता है? 26% होता है। तो फिर इन केसेस में हमने 4 वीकली को ट्विन का फीटल MRI करना होता है, ठीक है। और हाउ शुड द फीटल एनीमिया बी मॉनिटर आफ्टर द सिंगल ट्विन इंट्रायूट्राइन डेथ? उसके लिए आप MCA डॉपलर करेंगे। अच्छा, आपने पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि आप MCA डॉपलर करेंगे, फिर अगर उसमें पीक वेलोसिटी ज़्यादा आई तो आप ट्रांसफ्यूशन FMU में इसको रेफ़र वैसे ही करेंगे और आप ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि आप पेरीनेटल मॉर्बिडिटी जो रेट है उसको तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आप इस्केमिक ब्रेन इंजरी को कम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि आप डिलीवर कब करेंगे मोनोकोरियोनिक। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो आप 36 वीक कंप्लीट करें, ठीक है। और मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा? आप वजाइनली ही बर्थ डिलीवर करें। अगर फर्स्ट ट्विन केफेलिक है तो आप वजाइनल ही डिलीवर करें, अगर कोई इंडिकेशन नहीं है सीज़ेरियन सेक्शन की। और अगर आपने प्लेन्ड की है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो अगर आपने प्लेन की है 34 प्लस 6 वीक से पहले, तो आप मैटरनल स्टीरॉयड दे सकते हैं। और 4 वीक से पहले आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। उसके अलावा डिले कोड क्रैम्पिंग का ये है कि अभी तक ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इनमें फिर फीटल ट्रांसफ्यूशन का रिस्क ज़्यादा होता है।
तो अभी तक नहीं रिकमेंड किया गया कि आप मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करें। अच्छा, टीटीएस को आप कब तक डिलीवर करेंगे? टीटीएस में यही है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट 32 वीक के बाद वैसे ही कम हो जाता है, तो बेहतर यही है कि आप उसको प्रोलॉन्ग करें प्रेगनेंसी को अप टू 36 + 6 वीक्स तक, फिर आप डिलीवर करें उसको जो ट्रीटेड हैं। अच्छा, मोनोअम्नियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी को आप कैसे डिलीवर करेंगे? उनको आप, क्योंकि इनमें फिर ज़्यादा रिस्क होता है फीटल डिमाइस का, तो आप वैसे ही इनमें सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। जो मेथड ऑफ डिलीवरी है ना, वो यही है कि आप सिजेरियन बर्थ करें। और कब तक करेंगे? 32 + 34 वीक्स तक करेंगे आप। ओके, तो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द मोनोकोरियोनिक एंड द डाइकोरियोनिक कंपेयर्ड विद द ट्राइकोरियोनिक ट्रिपलेट प्रेगनेंसी? ठीक है, तो मोनोकोरियोनिक डाइकोरियोनिक ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज जो हैं, इनमें हाई फीटल लॉस होता है, मिसकैरेज का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी ट्राइकोरियोनिक ट्रिपलेट प्रेगनेंसी से। ठीक है, तो हम सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन भी कर सकते हैं टू इम्प्रूव दी फीटल मॉर्टेलिटी एंड दी मॉर्बिडिटी। ओके, उसके अलावा डिस्कॉर्डेंट एबनॉर्मलिटीज़ इन मोनोक्यूरोनिक प्रेगनेंसी। उनमें फिर आपने क्या करना है, जैसे कि ट्रैप है, तो इनको आप एफएमयू में रेफ़र करें, और कैरियोटाइपिंग भी आप एफएमयू में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रेफ़र करेंगे तो वही कैरियोटाइपिंग करेंगे। अच्छा, मैपिंग आपने करनी होती है इन्वेसिव ट्रीटमेंट से पहले, ताकि आपको पता चले कि फीटस का हेड कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है। तो meticulous mapping of the position of the twins within the uterus should be performed at the time of the invasive treatment. ठीक है, तो अम्नियोसेंटेसिस के दौरान भी आपने यही करना है कि आपने बिफोर दी 14 वीक्स आपने मैपिंग करनी है एमनियोटिक सेट्स की। ओके, और उसके अलावा अगर एक फीटस एबनॉर्मल है और दूसरा नॉर्मल है, तो उसमें आप सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्टिव रिडक्शन के बाद कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप डीआईसी के लिए मॉनिटरिंग करें। अच्छा, मोनोक्यूरोनिक प्रेगनेंसी में आप सिलेक्टिव फिटिसाइड आप इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या ऑप्शन देंगे उनको? इंट्राफीटल और अम्बिलिकल कॉर्ड एब्लेटिव प्रोसीजर का ऑप्शन आप दे सकते हैं, और आपने उसको बताना है कि देयर इज़ द रिस्क ऑफ दी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ इन कोट्विन। ओके, उसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्री करनी है, जो कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है कैरोटाइपिंग के जो आई है, तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ओके, तो कंजॉइंट इनका यही है कि आपने उसको रेफ़र करना है एफएमयू में, उसको एमडीटी टीम मैनेज करेगी। बाकी हमारे पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो एनॉमली स्कैन पे बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट कर पाए, टीपीएस को, एसडीआर को, टैप्स को। Okay, so that's all about this guideline.